दोस्तों, हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले फंडामेंटल राइट्स इंडियन डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैग्ना कार्टा 1215 में यूनाइटेड किंगडम के किंग द्वारा इशू किया गया ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें पहली बार ये प्रिंसिपल लिखा गया कि राजा और उसकी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। इस प्रिंसिपल द्वारा राजा को अपनी पावर एक्सप्लॉइट करने से रोकने की कोशिश की गई और कानून को अपने आप में एक पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। इंडियन फंडामेंटल राइट्स की अहमियत भी इस बात से लगाई जा सकती है कि सरकार द्वारा इनके उल्लंघन पे नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में शामिल है आर्टिकल 19 के राइट टू फ्रीडम, जिसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड की गई है, जो हर भारतीय को बिना किसी भेदभाव के अपनी बात करने का हक देता है। साथ ही संविधान उसे ये सुरक्षा भी देता है कि जब तक देश की सिक्योरिटी खतरे में ना हो तब तक किसी नागरिक की स्पीच या उसके एक्सप्रेशन के खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन क्या वास्तव में नागरिक आजाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री में रहने के बावजूद इस फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे आधारित हमारा देश नागरिकों को हक देता है कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के क्रिटिसाइज किया जा सके और उसकी पॉलिसीज में खुलकर डिबेट और डिस्कशंस हो, ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज ना करे। अनफॉर्चुनेटली देश जब से आज़ाद हुआ है तब से कई ऐसी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई है जिसने सरकार या उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज किया हो। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, या चाहे अलग अलग पार्टी की हो, अपनी आलोचना के खिलाफ सरकार ने लोगों को खामोश करने की भरपूर कोशिश की है और इसके लिए सेडिशन यानी राजद्रोह का कानून सरकार के खूब काम आया है। ब्रिटिश काल से प्रेरित ये कानून आज कई हफ्तों से सुर्खियों में बना हुआ है। इसे रिपील करने के लिए पिछले 1 साल से कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा चुके हैं। इन PILs की सुनवाई के दौरान 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सेडिशन के अंडर पेंडिंग सभी क्रिमिनल ट्रायल्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर दिया था और गवर्नमेंट को सेडिशन कानून रिव्यू करने का समय भी दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा सेडिशन कानून का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश रूल में ब्लैक लॉ समझा जाने वाला ये कानून आखिर क्यों आज़ाद भारत का हिस्सा बनाया गया? सरकार को आज़ादी के 75 साल बाद भी इसकी ज़रूरत क्यों है? और इससे जन्म लेने वाले कॉम्प्लिकेशंस डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए हानिकारक क्यों हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सेडिशन की हिस्टोरिकल जर्नी को ट्रेस करते हुए इसकी सिग्निफिकेंस और इससे जुड़े इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इससे जुड़े सवाल GS2 के पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने स्टडी IQ की पहली किताब फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को शानदार रिस्पांस देते हुए UPSC कैटेगरी में बेस्ट सेलर बना दिया और आपके इसी रिस्पांस की सराहना करते हुए स्टडी IQ लेके आया है इंडियन ज्योग्राफी पे अपनी नई किताब, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है UPSC CSE और बाकी के स्टेट एग्जाम्स के लिए। इस बुक के स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो अराउंड 200 मैप्स और डायग्राम्स यूज किए गए हैं बेहतर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्विक रिवीजन के लिए टेबल फॉर्म में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रियल लाइफ एग्जांपल की केस स्टडीज और भी बहुत कुछ है जो इस बुक को बनाता है आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों, आज ही घर बैठे ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इंडियन ज्योग्राफी पे स्टडी IQ की शानदार किताब। लिंक्स आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, इंडियन पीनल कोड यानी IPC की धारा 124A में सेडिशन को डिफाइन किया गया है। साथ ही इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले शख्स की सजा और जुर्माना भी बताया गया है। IPC की धारा 124A के मुताबिक सेडिशन यानी राजद्रोह का आरोप ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जो बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों और विजुअलाइजेशन द्वारा भारत में लॉफुली स्थापित सरकार के प्रति हेट्रेड या कॉन्टेम्प्ट पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा या सरकार के प्रति डिसअफेक्शन को एक्साइट करेगा या एक्साइट करने की कोशिश करेगा। यहाँ डिसअफेक्शन में डिसलॉयल्टी और दुश्मनी की अन्य सारी भावनाएं शामिल है, लेकिन ऐसे कंपोनेंट्स जो हेट्रेड, कॉन्टेम्प्ट या डिसअफेक्शन पैदा नहीं करते वो इस धारा के तहत अपराध नहीं माने जाएंगे। राजद्रोह का अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है।
इसके अलावा इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। उन्हें अपने पासपोर्ट के बिना इंडिया में रहना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पे हर समय खुद को अदालत में भी पेश करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि आईपीसी की धारा 124A में कहीं भी देशद्रोह या सेडिशन शब्द मेंशन नहीं है, जो हमेशा बहस का केंद्र बना रहता है। खैर, क्या आप जानते हैं कि राजद्रोह से संबंधित लॉ कब और क्यों वजूद में लाया गया? चलिए राजद्रोह के इतिहास को अपने अगले सेक्शन में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कई लीगल एक्सपर्ट्स का तर्क है कि सेडिशन क्लॉज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक ट्रेस है, जिसे मूल रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से निकलने वाली क्रिटिकल वॉइसेस को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। थॉमस मैकॉली, जिन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ही आईपीसी ड्राफ्टिंग की प्रेसिडेंटशिप भी संभाली थी, जिसके तहत सेडिशन लॉ तैयार किया गया। आईपीसी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड थी जिसका उद्देश्य क्रिमिनल लॉ के सभी पहलुओं को कवर करना था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसा कोई रिवॉल्ट दोबारा न जन्म ले सके, इसीलिए 1860 में भारत में आईपीसी इन्फोर्स कर दिया गया। वैसे तो सेडिशन लॉ शुरुआत में आईपीसी का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1870 में इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स द्वारा डिस्क्रिमिनेशन देखी और सरकार के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए, उन्हें सरकार के राज के खिलाफ एक पोटेंशियल थ्रेट समझा गया। इसीलिए सेडिशन कानून का उपयोग सरकार अपनी मर्जी से करती थी और उसके अंडर कठोर सजा भी देती थी। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और जोगेंद्र चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी शासन के इस स्ट्रिक्ट लॉ का शिकार हुए, जब सरकार के खिलाफ अपनी राइटिंग्स के लिए उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जिस लॉ को हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उसे आज़ादी के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा। इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआत में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत अन्य कई लीडर्स सेडिशन मुक्त भारत के पक्ष में थे। महात्मा गांधी ने राजद्रोह कानून का मजाक उड़ाते हुए इसे प्रिंस ऑफ द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ आईपीसी कहा था, जिसे वो नागरिकों की लिबर्टी सप्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया एक टूल मानते थे। पंडित नेहरू ने भी इसे आपत्तिजनक कानून बताते हुए कहा था कि इसे किसी भी तरह के इंडियन लॉज में जगह नहीं दी जानी चाहिए। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में अडॉप्ट किया गया, तब संविधान ने सेडिशन को लॉ के रूप में रिकॉग्नाइज तक नहीं किया था। इसका प्रमुख कारण है भारत का एक डेमोक्रेटिक नेशन होना। दोस्तों, इसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वहाँ की सरकार लोगों की होती है, लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है और वो सरकार लोगों के लिए ही काम करती है। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्कीम्स आदि को एक हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करना और उस पर डिबेट करना डेमोक्रेसी के प्रॉपर फंक्शनिंग का प्रतीक माना जाता है। हमारे प्रीएम्बल द्वारा भी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को गारंटी किया गया है। साथ ही आर्टिकल 19(1)(a) नागरिकों को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। ऐसी स्पीच हमेशा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के रूप में आर्टिकल 19(2) के तहत परमिसिबल लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। दूसरी ओर सच्चाई को शो या एक्सप्लेन करना फ्री स्पीच के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। लेकिन संविधान के लागू होने के कुछ महीने बाद ही हमें इसका ऑपोजिट दृश्य देखने को मिलता है। आज़ादी के कुछ सालों के बाद ही कई इंडियन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने वेस्ट बंगाल में रेफ्यूजी इन्फ्लक्स और मद्रास में कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जैसे कई मुद्दों पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोचना करना शुरू कर दिया है। इन्हीं मैगजीन्स में से एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर को जब इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च 1950 में उनके क्रिटिकल आर्टिकल्स के लिए सेंसर करने की कोशिश की, तो मैगजीन ने सेंसरशिप ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और आर्टिकल 19(1)(a) द्वारा गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फंडामेंटल राइट को इवोक किया। इस तरह से इस याचिका को संविधान की परीक्षा भी समझा जाता है, क्योंकि उसके लागू होने के कुछ महीनों बाद ही ये सिचुएशन सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 19(1)(a) को अपहोल्ड करते हुए गवर्नमेंट के ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर दिया और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया। सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय की केंद्र सरकार ने 1951 में पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यू ग्राउंड्स इंट्रोड्यूस करते हुए फर्स्ट अमेंडमेंट बिल पास किया। यानी पहले आर्टिकल 19(2) के तहत केवल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिफेमेशन, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिसेंसी एंड मोरालिटी के ग्राउंड्स पे फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। वहीं फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद
पब्लिक ऑर्डर, रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस को भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा सरकार को सेडिशन ऑफेंस इन्वोक करने के लिए लार्जर स्कोप प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने स्वतंत्र भारत में राजद्रोह कानून को फिर से लागू कर दिया। लगातार सरकारों और अदालती फैसलों के माध्यम से राजद्रोह कानून सरवाइव करता आया है। इन कोर्ट वर्डिक्ट्स में 2 केसेस को लैंडमार्क जजमेंट्स माना जाता है। पहला केस है केदारनाथ सिंह जजमेंट ऑफ 1962। केदारनाथ सिंह बिहार में एक पॉलिटिकल लीडर थे, जहां उन्होंने 1953 में एक रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी और सीआईडी के खिलाफ कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया था। उनके इस बयान पर राजद्रोह के तहत जब मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेडिशन चार्ज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड तो किया था, लेकिन साथ ही ये भी क्लैरिफाई किया था कि गवर्नमेंट की केवल आलोचना करना सेडिशन नहीं माना जा सकता। इस जजमेंट के अनुसार सेडिशन तभी मान्य होगा जब उस एक्ट के माध्यम से कोई हिंसा हुई हो या हिंसा की प्लानिंग की गई हो। वैसे दोस्तों, इस हिस्टोरिकल जजमेंट से जुड़े सवाल आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूं, और सवाल है कि विच लीगल वर्डिक्ट is considered as the first historical judgment of Supreme Court against the law of sedition। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जजमेंट केस तब आया जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अक्टूबर 1984 में एंटी इंडिया और प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स लगाए गए थे। 2 पब्लिक सर्वेंट्स बलवंत सिंह और भूपिंदर सिंह ने खालिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा और देश के अगेंस्ट कई नारे लगाए थे। उन दोनों को सेडिशन के अपराध में जेल जाना पड़ा था। कई सालों तक दोनों के खिलाफ चलने वाले इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1995 जजमेंट को सुनाते हुए कहा कि इंडिविजुअल्स द्वारा 1-2 बार नारे लगाना देशद्रोह नहीं माना जा सकता। लेकिन इन लैंडमार्क जजमेंट्स के बावजूद इन सभी वर्षों में सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून एक एसेंशियल टूल की तरह उपयोग किया जाता रहे। भारत के लॉ कमीशन ने भी कई बार सेडिशन लॉ को एग्जामिन किया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पर भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है। इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में 3 ईयर टर्म के लिए स्टैब्लिश की गई थी। ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर फिक्स टेन्योर के लिए काम करती है। एग्जिस्टिंग लॉस को एग्जामिन करना, लॉ कमीशन उन कानून को आइडेंटिफाई करती है जो मौजूदा हालतों के लिए सही नहीं होते या उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस होती है। 2020 में 22nd लॉ कमीशन अगले 3 सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। खैर 1968 से 2017 तक जितने भी लॉ कमीशंस बने उनमें से अधिकांश रिपोर्ट्स सेडिशन लॉ को इफेक्टिव बनाने पर फोकस थीं। 2017 की रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि कमीशन ने हेट स्पीच और सेडिशन के बीच अंतर करने की कोशिश की थी। उसका कहना था कि हेट स्पीच पब्लिक पीस को डायरेक्टली और गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, जबकि सेडिशन सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन पैदा करने का एक डायरेक्ट एक्ट माना जा सकता है। इसके अलावा उसने कहा कि किसी एक्ट को देशद्रोह के अपराध के तहत आने के लिए उसे भारत की सोवर्निटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा होना चाहिए। लेकिन 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने देशद्रोह कानून पर पुनः विचार करने का आह्वान किया। बयान में कहा गया, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हर गैर जिम्मेदाराना प्रयोग को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट देशद्रोह पर करंट डिबेट की शुरुआत 1 दशक पुरानी है। इस डिबेट की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को सेडिशन के अपराध के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। सेडिशन चार्जेस के कारण थे असीम द्वारा बनाए गए एंटी गवर्नमेंट कार्टून्स, जो उस समय की सरकार को ऑफेंसिव लगे। फिर 2 साल बाद 2014 में उत्तर प्रदेश में एक क्रिकेट मैच के दौरान नारे लगाने पर 60 कश्मीरी स्टूडेंट्स पर भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट्स का कहना है कि चार्जेस के खिलाफ उठते आउटरीच को देखते हुए उन पर सेडिशन चार्जेस हटा लिए गए थे। लेकिन 2014 के इलेक्शंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद सरकार का रवैया सेडिशन को लेकर वही रहा। 2016 में दिल्ली के जेएनयू परिसर में कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे और स्टूडेंट लीडर कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वो नारेबाजी में शामिल नहीं थे। इसीलिए इस घटना के कुछ महीनों बाद एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन कानून को चैलेंज करते हुए पीआईएल में सरकार को आवश्यक निर्देश देने और सेडिशन के दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइंस तैयार करने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर सेडिशन लॉ पे गवर्नमेंट की सेम पोजीशन बरकरार थी। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार
2019 में जनरल इलेक्शंस की एक रैली के दौरान उस समय के यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि मौजूदा सरकार अगर दोबारा सत्ता में आती है तो सेडिशन कानून को और स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा कि ब्रिटिश काल के कानून को अभी तक रिपील क्यों नहीं किया गया, वहीं संसद में सरकार ने जुलाई 2019, सितंबर 2020 और दिसंबर 2021 में कई मौकों पर सेडिशन कानून का बचाव किया था। सेडिशन कानून के खिलाफ बढ़ते पीआईएल्स के चलते जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दिनों उन याचिकाओं की सुनवाई शुरू की, तब केंद्र सरकार ने भी सेडिशन लॉ को रिव्यू करने की बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि रिव्यू से पहले कोई वर्डिक्ट पास ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को समय देते हुए आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह कानून को होल्ड पे रख दिया है। इसका मतलब है कि अब केंद्र या राज्य सरकार बिना हिंसा भड़काए सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले किसी भी व्यक्ति पे फ्रेश सेडिशन चार्ज नहीं लगा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट का रिव्यू एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसीलिए क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि सरकार द्वारा सेडिशन का री एग्जामिनेशन जुडिशियल रिव्यू को और डिले कर देगा, क्योंकि उनके अनुसार याचिकाएं करीब 1 साल से पेंडिंग है और नोटिस काफी समय पहले जारी किए गए थे। सरकार के पास सभी रेलेवेंट स्टेक होल्डर से कंसल्ट करने और अदालत के सामने एप्रोप्रिएट स्टैंड लेने के लिए भी पर्याप्त समय मौजूद था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि सरकार बदलने के बावजूद सेडिशन कानून कुछ कारणों से रिपील नहीं किया जा रहा है। सबसे पहला कारण यह है कि राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में मदद करता है। साथ ही ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को वायलेंस और इलीगल तरीकों से ओवरथ्रो करने के प्रयासों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह कॉलोनियल रूल के दौरान फ्रीडम फाइटर्स पे सेडिशन चार्ज लगा दिया जाता था सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लिखते या बोलते थे, उसी तरह आजाद भारत में भी सेडिशन चार्ज का दुरुपयोग होता हुआ नजर आया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि केदारनाथ जजमेंट में कोर्ट ने यह कहा था कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना सेडिशन में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टिविस्ट या क्रिटिक्स के खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। इनफैक्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार आईपीसी सेक्शन 124A के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2016 और 2019 के बीच 160% तक इंक्रीज हुई है, जबकि सेम पीरियड में ऐसे अपराधों के लिए कन्विक्शन रेट 33.3% से गिरकर 3.3% हो गया था। रिपोर्ट्स का मानना है कि ये डेटा साफ इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट सेडिशन प्रोविजन का बेसलेस केसेस फाइल करने के लिए मिसयूज कर रही है। इस तरह का दुरुपयोग सिटीजन्स को सेल्फ सेंसर करने पे मजबूर करेगा, जिससे नागरिकों का राइट टू स्पीच प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ओपिनियंस का यह भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(2) जब ऑलरेडी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रॉपर यूज के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब करता है, तो सरकार को ब्रिटिश रूल के इस ब्लैक लॉ की क्या जरूरत है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सरकार का हेल्दी क्रिटिसिज्म और उससे डिसएग्रीमेंट भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिबेट के एसेंशियल टूल्स समझे जाते हैं। इसे देशद्रोह का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। आज वन ऑफ द टॉप इमर्जिंग इकोनॉमीज में गिने जाने वाले हमारे देश जो $5 ट्रिलियन और ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी का सपना साकार करने के रास्ते पे है, वो 75 साल पुराना अंग्रेजों का कानून अपने साथ लेकर नहीं चल सकता। इसीलिए सेक्शन 124A के तहत सेडिशन के रेगुलर यूज पे फिर से विचार करना और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऑफेंस का उपयोग डिफाइंड लीगल लिमिट्स में रह के किया जाए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। इस पूरे मुद्दे पे कोई भी निष्कर्ष निकालने से बेहतर है कि आपका ओपिनियन इस वीडियो पे जाना जाए। तो अपना ओपिनियन इस मुद्दे पे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यूपीएससी को लेके इस टॉपिक की रेलेवेंस हम आपको पहले ही बता चुके हैं और इसीलिए यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक के रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ शुड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर बैलेंस बिटवीन freedom of speech and national security without invoking sedition under section 124A of IPC? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।